गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आ, जो 2022 का पेपर था ना, आज मैंने मोस्टली क्वेश्चन उस पेपर से लिए हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मोस्टली मैंने जो पेपर्स, इसी पेपर से, ये जो है ना 2022 का पेपर, इससे मैंने सारे क्वेश्चंस उठाए हैं और कुछ अपने मन से बनाए हैं कि एनालाइज करके। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी अपकमिंग जो 17 मई को एग्ज़ाम होने वाला है ना, MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, पढ़ाई के साथ साथ ना ये MCQs भी सॉल्व करते रहा करो, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत बड़े नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि सिर्फ काम की बात करो, ऑथेंटिक दो, रिलेवेंट दो और वीडियो ख़त्म करो। फालतू किसी का समय बर्बाद करने पर मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से विद्या परिषद के सभी प्रस्तावों की जांच करने का कर्तव्य किसका है। तो आप देख पा रहे हैं कार्य परिषद दिया रहेगा, सीनेट, सामान्य परिषद और अध्ययन बोर्ड। तो आंसर क्या रहेगा? कार्य परिषद। विश्वविद्यालय के आय व्यय की समीक्षा करने का कर्तव्य किसका है? तो कर्तव्य किसका है? तो ये वित्त समिति का कर्तव्य होता है कि वह आय व्यय की समीक्षा करे। उसके बाद भंडार क्रय, जो क्रय विक्रय नियम है, वो किस पर लागू नहीं होता है। तो ये जो नहीं वर्ड है ना, ये पेपर में आया था 2022 के, इस पर ध्यान देना है। तो निगमों पर, मंडलों, विपणन संघों, मंडी बोर्ड, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं कारीगर द्वारा उत्पादित सामग्री के क्रय विक्रय पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लें। तो इसका इतना लंबा पढ़ने से अच्छा इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि करिकुलम और उसका एवेल्यूएशन जो प्रोसीजर है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो कौन करता है? तो वो NCERT करता है। ठीक है, NCERT कब स्थापित हुई थी? तो 1961 में स्थापित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में इसके रीजनल जो सेंटर्स हैं ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा ईमानदारी से, जितने भी याद हो। ये मेरा आपको तुरंत जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, उसको बिना अपने नोट्स में देखे हुए सिर्फ मुझे NCERT के रीजनल ऑफिसेस बताइए कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उच्च गुणवत्ता सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? NTA है, UPSC, परख है, UGC है। तो क्वेश्चन ये भी आया था, तो इसका आंसर था NTA, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये भी पेपर से ही लिया है मैंने। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल सजेस्ट दैट। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना है कि हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतना ही ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है। ये प्रिंसिपल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ऑडिटिंग के बारे में बताया गया है। तो ऑडिटिंग बिगन्स वेयर द अकाउंटेंसी एंड। तो ये जिसने कॉमर्स पढ़ा है ना, ये उसके लिए समझ लीजिए विद इन अ सेकेंड बता सकता है इनको पढ़कर कि ये सही है। और जिन्होंने नहीं है बैकग्राउंड से, तो वो उसको देखें कि ऑडिटिंग कहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर अकाउंटेंसी ख़त्म होती है। क्योंकि ऑडिट में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को ही देखते हैं कि अकाउंट्स में क्या चीज़ प्रॉफिट है, लॉस है, असेट्स, लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब देखते हैं। ठीक है, फिर है ऑडिटिंग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो 1920, है ना। फिर अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका सिंपल सा ये पूछ रही हूँ कि रैगिंग को लेकर जो बताया गया है कि रैगिंग क्या होती है, वो किस में बताया गया है? 2009 का जो एक्ट आया था ना UGC का, उसमें ये पूछा गया है कि रैगिंग के बारे में किस में बताया गया कि रैगिंग एक्चुअल में उसकी परिभाषा क्या है? तो वो है सेक्शन 26। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये रैगिंग से रिलेटेड है। और कौन सा एक्ट आया था? तो 2009 में एक्ट आया था UGC की साइड से। ठीक है, उसके सेक्शन 26 में रैगिंग से रिलेटेड आपको नॉर्म्स बताए गए हैं कि रैगिंग एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। ये 16 क्वेश्चन हो गए हैं क्या? इतने जल्दी कैसे हो गए? नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेप्टिल का फुल फॉर्म पूछा था 2022 के पेपर में। तो उसमें नेप्टिल का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, और यदि पता है ना, तो बिना किसी देरी के मुझे कमेंट करके बताओ।
तो नैप्टल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 2003 में। फिर मध्य प्रदेश में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठित किया गया है? तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो पेपर में आया था। तो ये आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन होता है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 315 के तहत। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत किया गया था? तो ये था लोक सेवा प्रबंधन विभाग। ठीक है। फिर विश्वविद्यालय की वित्त और संपत्तियों का नियंत्रण किसका महत्वपूर्ण कार्य है? तो वो कार्यकारी परिषद का है। ये है विश्वविद्यालय की वित्तीय संपत्तियों का नियंत्रण। वहां पे क्या पूछा था? समीक्षा। तो समीक्षा कौन करेगा? वित्त समिति करेगी। पर उन पर नियंत्रण कौन करेगा? तो कार्यकारी परिषद करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। नेक्स्ट वन है कि अंडर एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 रेगुलेटरी कमीशन किस सेक्शन में आता है? तो वो आता है सेक्शन 36। फिर है द चेयरपर्सन ऑफ द एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो जो चेयरपर्सन है वो कौन अपॉइंट करता है? तो वो विजिटर करते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फंडिंग पैटर्न फॉर रूसा बिटवीन द सेंटर गवर्नमेंट एंड जनरल कैटेगरी। तो ये तो 60:40 है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो यूटी स्टेट है या जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए क्या रेशियो है रूसा का? ठीक है। फंडिंग का लिया है। तो सेंटर की तरफ से जो जनरल है उनमें फंडिंग 60% सेंटर करती है, 40% स्टेट खुद करता है। बट जो पूर्वोत्तर देश है, हमारे राज्य हैं, उनके लिए क्या रेशियो है ये आप मुझे बताइएगा। और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो अभी देख रहे हैं तो वो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कल का वीडियो नई शिक्षा नीति 2020 के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी सिर्फ और सिर्फ एनईपी की सीरीज़ है कल की। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा और आज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी टेस्ट सीरीज़। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।